गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नाइन्थ क्लास का ये टॉपिक जो है एक तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, प्लास्टिड हमारे मेरे हिसाब से हो गया था प्लास्टिड। हम लोगों को आज स्टार्ट करना है राइबोसोम से। ठीक है। राइबोसोम्स का हम लोगों ने इससे पहले बात किया था कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। एक तरीके से राइबोसोम्स किस चीज़ में हेल्प करता है? प्रोटीन फैक्ट्रीज होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे राइबोसोम्स के बारे में देखेंगे। ठीक है। सभी जुड़ गए हैं क्या? आ गए हैं क्या सभी? कोई भाग तो नहीं गया? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग राइबोसोम्स देखते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं एक तरीके से ग्रैनुलर स्ट्रक्चर के हैं। ठीक है। राइबोसोम्स जो है एक तरीके से कैसे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर के आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले जो इनको एब्जॉर्ब किया था, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं सबसे पहले इनको जो डिस्कवर किया था, वो जॉर्ज पेलेट नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है। और राइबोसोम्स जो होते हैं आरएनए से, यहाँ पे आरएनए से, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से, इन दो चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है। नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, इसके ऊपर किसी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसका मतलब हम लोग इसको प्रोकार्योटिक के अंदर भी देख सकते हैं भाई। यूकार्योटिक के अंदर हम लोगों ने ये देखा है कि सारे के सारे क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। और जो प्रोकार्योटिक है उसके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है। तो सीधी सी बात है, नॉन मेम्ब्रेन, तो हम लोग इसके अंदर क्या प्रोकार्योटिक भी देख पाएंगे। ठीक है। प्रोकार्योटिक के अंदर भी हम लोग राइबोसोम्स देख पाएंगे। ऑल द सेल्स ऑफ राइबोसोम्स एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसीज एज वेल एज प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स, जितने भी सेल्स हैं सभी के अंदर आप लोगों को राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। मैमेलियन आरबीसी जो है, मैमल्स जो होते हैं, स्तनधारी जितने भी जानवर हैं, उन सभी के जो आरबीसीज हैं उसके अंदर आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज, मैंने कल इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी, उसके अंदर हम लोगों ने देखा जितना भी प्रोटीन्स वगैरह सेल के अंदर बन रहा है, प्रोटीन जितना भी सेल के अंदर बन रहा है उसको बनाने के अंदर जो हेल्प कर रहा है वो आपका राइबोसोम ही कर रहा है। इसलिए हम लोग इसको प्रोटीन फैक्ट्रीज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? प्रोटीन फैक्ट्रीज इसको बोला जा रहा है। ठीक है। उसके बाद जब हम लोग इसके अंदर बात करते हैं कितने प्रकार के आपके राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं वाले को दो प्रकार के, एक तो यूकारियोटिक राइबोसोम्स होता है और एक होता है प्रोकारियोटिक राइबोसोम्स। मतलब यूकारियोटिक सीधी सी बात है, यूकारियोट्स के अंदर पाया जाएगा। प्रोकारियोटिक राइबोसोम्स मतलब प्रोकारियोट्स के अंदर पाया जाएगा। ये जो यहाँ पे यूकारियोटिक राइबोसोम्स तो होता है 80S। 80 जो है यहाँ पे स्वेटरबर्ग यूनिट को डिनोट करता है। राइबोसोम 70S और 80S दो टाइप के होते हैं राइबोसोम्स। एस जो यहाँ पे बार बार आ रहा है 70S और 80S, ये जो एस है ये कहलाती है स्वेटरबर्ग यूनिट। ठीक है। स्वेटरबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक यूनिट डिनोट कर दी कि भाई 70S, मतलब एस जो है मेरे नाम का लगा दो। ठीक है। 80S, एस मेरे नाम का। ठीक है। और इसके बाद फिर क्या है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मैग्नीशियम आयंस जो है, इन दो यूनिट्स को, दो यूनिट्स होंगी यहाँ पे, दो यूनिट्स, एक लार्जर यूनिट होती है एक स्मॉलर यूनिट होती है। इन दो यूनिट्स को जो जोड़ने का काम होता है वो करता है मैग्नीशियम आयंस। ठीक है। तो सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ पे लार्जर यूनिट देख पा रहे हैं 60S और स्मॉलर यूनिट देख पा रहे हैं 40S यूकारियोटिक राइबोसोम्स के अंदर। प्रोकारियोटिक के अंदर हम लोग देख पाएंगे जो लार्जर यूनिट है वो है 50S, स्मॉलर जो यूनिट है वो है 30S। इन दोनों को एक तरीके से जोड़ने का काम कौन करेगा? मैग्नीशियम आयंस। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे दोनों प्रकार के सब यूनिट्स हैं, उनको जोड़ने का जो काम करेगा, दो सब यूनिट्स को बाइंडिंग करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? आपका मैग्नीशियम आयन। ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं लार्जर सब यूनिट कौन सी है 80S राइबोसोम की। 80S राइबोसोम कहाँ पे पाया जा रहा था? यूकारियोटिक के अंदर। तो 80S राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी 60S। ठीक है। 60 और 40 दोनों को ऐड नहीं करना, इस बात का ध्यान रख लेना। जो 60S और 40S राइबोसोम्स है जो कि आपके 80S राइबोसोम्स के अंदर मिलेंगे, उन दोनों को ऐड नहीं करना। 60 और 40 है तो 100 हो रहा है, 80 तो मन ही नहीं रहा। ये ऐसा नहीं है, इनकी जो कुछ आगे चल के हम लोग देखेंगे 11th क्लास के अंदर ये सब चीजें आती हैं, हम लोग उसके अंदर देख पाएंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ देख पाएंगे वहां पे। अभी सिर्फ इतना ही दिया हुआ था। एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनेल विच डू नॉट हैव ए यूनिट मेम्ब्रेन, भाई हम लोगों ने अभी भी पढ़ा कि इसके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, जो वो है आपके पास राइबोसोम। ठीक है। ये आपके राजस्थान एनटीएससी के अंदर आया हुआ है, राजस्थान में भी आया हुआ है, एनटीएससी के अंदर आया हुआ है। विच वन इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया? न्यूक्लियोलस आएगा यहाँ पे, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बाद, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसका मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये यूकारियोटिक सेल के अंदर। ठीक है। यूकारियोटिक सेल के अंदर ही प्रेजेंट होगा ये, और कहीं पे प्रेजेंट नहीं होने वाला। अब देखो इसके अंदर
माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये 6ठी-7वीं क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला हम लोगों ने? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस है ये, एक तरीके से एनर्जी जनरेट करेगा। एनर्जी किसके फॉर्म में जनरेट करता है? एनर्जी फॉर्म क्या है? एटीपी। एटीपी इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर आप लोगों के अंदर एनर्जी काउंट की जाएगी या सेल की अगर हम लोग एनर्जी काउंट करेंगे तो किस में काउंट करेंगे? एटीपी में काउंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका शेप कैसा होता है? सॉसेज। सॉसेज मतलब ऐसा ऐसा एक प्याला सा होता है। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ये रॉड शेप स्ट्रक्चर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ऐसे शेप जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सॉसेज शेप। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने बता दिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो इसका सीधी सी बात है यूकारियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कहाँ पे नहीं मिलेगा? मेमेलियन सेल के आरबीसी के अंदर नहीं मिलने वाला है। कहाँ पे नहीं मिलने वाला? मेमेलियन सेल का जो आरबीसी है वहाँ पर ये नहीं मिलने वाला है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसके अंदर दो प्रकार की मेम्ब्रेन होती है। जब हम लोग इसको स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे दो प्रकार की, एक ये मेम्ब्रेन है और एक ये मेम्ब्रेन है। दो प्रकार की मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन स्पेसिफिक प्रोटीन की बनी हुई है। इनर मेम्ब्रेन क्या करती है? फोल्डेड है वो। इनर मेम्ब्रेन आप लोगों को, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, किस चीज की बनी हुई है? कुछ प्रोटीन होते हैं स्पेसिफिक, उस चीज की बनी हुई होती है ये। ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन होगी इनफोल्डिंग्स होंगे उसके अंदर, इनफोल्डिंग्स है ये जो इनफोल्डेड है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टाई। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रिस्टाई बोलेंगे। क्रिस्टाई जो होती है एक तरीके से इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन, और ये एक तरीके से रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी होती है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन्स कंटेन ऑक्सीजोम्स F1 पार्टिकल्स। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजोम्स होते हैं, F1 पार्टिकल्स। ये जो है एक तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम्स SOMES ऑक्सीजोम्स, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं F1 पार्टिकल्स। ये ऑक्सीजोम्स या F1 पार्टिकल्स जो होते हैं एक तरीके से फॉर्मेशन करते हैं एटीपी का। एटीपी क्या था? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, उसका जो स्पेस बिटवीन था इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस था, ये जो खाली जगह जो पड़ी थी यहाँ पे, ये जो खाली जगह जो है अपने पास, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलेंगे इसको? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसके अंदर जो फ्लूइड भरा पड़ा है यहाँ पे, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? मैट्रिक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वालों को? मैट्रिक्स। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? मैट्रिक्स के बाद हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियन कंटेन डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, 70S एंड एंजाइम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या क्या चीज होंगे? डीएनए होगा, आरएनए होगा, राइबोसोम 70S होगा, और उसके बाद कुछ एंजाइम्स वगैरह होंगे। ठीक है, इसके पास एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका डीएनए आरएनए खुद का ही है, तो सेमी ऑटोनोमस तो वैसे ही हो गया, खुद का ही डीएनए आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, सब कुछ प्रोटीन खुद ही बना रही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिंथेसाइज ओन प्रोटीन एंड एबल टू रेप्लिकेट, इसलिए हम लोगों ने इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोल दिया। इससे पहले भी हम लोगों ने एक सेल ऑर्गेनेली पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि ये जो सेल ऑर्गेनेली है उसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। हम लोगों ने बात भी की थी कि दो ही सेल ऑर्गेनेली है जो कि एक तरीके से जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इन दो सेल ऑर्गेनेली के अंदर ही आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? जेनेटिक मटेरियल। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों ऑटोनोमस है सेल ऑर्गेनेली, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली है। एक प्लास्टिड और एक माइटोकॉन्ड्रिया। क्या दो के बारे में समझ में आ रहा है? प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दो सेल ऑर्गेनेली ऐसी हैं जिनके बारे में आप लोग क्या देखोगे? जिनके बारे में आप लोग देखोगे कि ये क्या है? सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? फिर अगले टॉपिक के ऊपर जब हम लोग चलते हैं, हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शंस हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देखो, सबसे पहले यही एक साइट है जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जहाँ पे क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा? एटीपी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, मैट्रिक्स कंटेन एंजाइम्स फॉर द क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल जो है आप लोग 11th क्लास के अंदर पढ़ोगे, इसके बारे में डिटेल जो है क्रेब्स साइकिल के वहाँ पे पढ़ोगे। ऑक्सीजोम्स के अंदर क्या होता है? कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो कि एटीपी की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजोम्स पढ़े थे हम लोगों ने। यहाँ पे देख लो आप लोग, एक इनर मेम्ब्रेन है और इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है। एक तो आउटर मेम्ब्रेन होगी ये बाहर वाली, ठीक है, और इसके बाद जो है ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। इसके अंदर जो है डीएनए पड़ा है खुद का ही। क्रिस्टाई ये इनफोल्डिंग्स ऐसे, ये जो इनफोल्डिंग्स है ये क्या है? ये क्रिस्टाई है। ठीक है, उसके बाद ये जो पार्टिकल है इसको F0 F1 पार्टिकल्स, एटीपेज बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर आप लोगों के ग्रीन कलर के जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये आपके क्या हो जाएंगे? राइबोसोम्स हो जाएंगे। जो लिक्विड भरा पड़ा है इसके अंदर वो क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स हो जाएगा। इन दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको पेरी स्पेस बोला था, इसको हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोल सकते हैं, जो हम लोगों ने देखा था। तो कौन सी सेल ऑर्गेनेल जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोला था? वो था माइटोकॉन्ड्रिया।
पावर हाउस क्यों बोलते हैं? पावर हाउस से क्या मिलता है हम लोगों को? एनर्जी मिलती है, लाइट वगैरह बिजली वगैरह आती है। पावर हाउस आपके घर के आसपास होगा तो बिजली वगैरह आ रही है ना, एनर्जी आ रही है वहां से एक प्रकार की। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोगों ने पावर हाउस ऑफ द सेल बोला। क्यों बोला है? क्योंकि एक तरीके से एनर्जी जनरेशन का जो काम है, ठीक है, एनर्जी जितनी भी सेल के अंदर जो आ रही है वो सारी की सारी कहाँ से आ रही है? वो आ रही है आपके माइटोकॉन्ड्रिया से ही। वो आपको लिखना पड़ेगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बहुत अच्छी बात है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द मेन साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस एंड स्टोरेज, ये भी अच्छी बात है। दोनों के दोनों एक चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे स्टोरेज बैटरी, जो स्टोर कर रहा है। स्टोरेज बैटरी क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। भाई यही तो बैटरी का मतलब क्या हो गया? उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार की एनर्जी है। तो स्टोरेज बैटरी क्या होगी? एनर्जी कौन स्टोर कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया, तभी तो रिलीज करेगा वो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ड्यू टू, किसकी वजह से? भाई इसके अंदर फंक्शनल डीएनए है, मतलब जेनेटिक मटेरियल है, और खुद एक तरीके से राइबोसोम्स मतलब प्रोटीन्स को कर रहा था, सिंथेसाइज इट ओन्स प्रोटीन, ये भी कह सकते हैं हम लोग। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिज्म एक जो है वो ट्रू है और सेकंड वाला फॉल्स हो गया, क्योंकि एक तरीके से बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। हम लोगों ने राइबोसोम के छोटे छोटे पार्टिकल्स हरे हरे देखे थे अभी थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। उसके बाद देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर सिमिलर बिकॉज, क्यों है? बोथ हैव डीएनए, जेनेटिक मटेरियल दोनों के पास, सेमी ऑटोनोमस है ये, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग आ जाते हैं सेंट्रोजोम के ऊपर। सेंट्रोजोम ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक हट रखा है अपने सिलेबस के अंदर से, लेकिन फिर भी इसको ऊपर ऊपर का थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद में जो टॉपिक आने वाला है आपका, जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाला, तो लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, उसके अंदर थोड़ी बहुत इसकी सहायता मिल जाती है, थोड़ी बहुत इसके रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह। एनसीईआरटी के अंदर सेल डिवीजन टॉपिक दे रखा है, ठीक है, माइटोसिस मियोसिस, उसके अंदर थोड़ी बहुत इसकी हेल्प जो है हम लोगों को मिल जाएगी। तो हम लोग देखते हैं ये सेंट्रोजोम जो है एक तरीके से, ये किसने डिस्कवर किया था? बेंडन नाम के साइंटिस्ट ने किया था, बेंडन नाम के साइंटिस्ट ने किया था ये, ठीक है। प्रेजेंट ओनली इन एनिमल्स एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ये कहाँ पे पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर पाया जाएगा ये। और किसके अंदर हेल्प कर रहा है सेंट्रोजोम? सेंट्रोजोम जो है एक तरीके से ये वाला जो सेंट्रोजोम है ये, ठीक है, ये सेंट्रोजोम किस में हेल्प कर रहा है? सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। कहाँ पे हेल्प कर रहा है? सेल डिवीजन के अंदर हेल्प कर रहा है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल विच आर अरेंज्ड पैरेलली, ये 2 सेंट्रियोल होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो कि पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, पैरेलली, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, पैरेलली अरेंज्ड है ये, ठीक है, पैरेलली अरेंज्ड है 2 सेंट्रोजोम। सेंट्रियोल होने के बाद मेम्ब्रेन लेस एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स विच आर कार्टव्हील स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कार्टव्हील बन गया एक गोला गोला से, ये वाला जो है ये कार्टव्हील स्ट्रक्चर है। कार्टव्हील का मतलब पहिया देखा होगा आप लोगों ने, बैलगाड़ी का पहिया, उसी प्रकार का पहिया दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को ये, इसलिए हम लोग इसको कार्टव्हील स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है मोस्टली कि कार्टव्हील स्ट्रक्चर का कौन सा सेल ऑर्गेनी है। भाई कार्टव्हील जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा सेल ऑर्गेनी दिखता है? कार्टव्हील स्ट्रक्चर जैसा कौन सा सेल ऑर्गेनी दिखता है? तो आप लोगों को वहां पे सेंट्रोजोम बोलना पड़ेगा, ठीक है। ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट्स है, अपने आप ही बेचारे डुप्लीकेसी बनाते रहते हैं, सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट्स हैं ये, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग माइक्रो बॉडीज, कुछ बॉडीज होती हैं छोटी छोटी बॉडीज जो हैं आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जो कि आपके प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। जैसे आप लोग जब पेपर सॉल्व करोगे पुराने, उसका ग्लाइऑक्सिजोम्स और आपको मिलेगा पैरोक्सिजोम्स, ठीक है। सबसे पहले रॉडी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था ये, डिस्क्राइब किया था ये, और ये पाए जाते हैं आपके लिवर और किडनी के अंदर 1954 के अंदर। प्लांट सेल के अंदर जो डिस्कवर किया था वो था टॉलबर्ट के द्वारा, ठीक है। प्लांट सेल में किसने डिस्कवर किया था? इसने, टॉलबर्ट ने। और ओवोइड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है ये। ग्रीन प्लैनेट जो है एक तरीके से फोटो रेस्पिरेशन बोल रहे हैं हम लोग इसको। एनिमल सेल वाले के अंदर होगा लिपिड मेटाबॉलिज्म, ग्रीन प्लांट के अंदर क्या हो रहा है? फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, लाइट की वजह से जो एक तरीके से रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो फोटो रेस्पिरेशन बोल दिया हम लोगों ने। एनिमल सेल के अंदर क्या कर रहा है? लिपिड का मेटाबॉलिज्म जो है एक तरीके से मेंटेन करके रख रहा है। इसके अंदर कंटेन एंजाइम, इसके अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के एंजाइम होंगे। पेरिऑक्सोसोम के अंदर कौन कौन से एंजाइम होंगे? ऑक्सीडेजेज हैं, पेरोक्सीडेज है, कैटालाइसिस एंजाइम है, ये सारे एंजाइम आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर ग्लाइऑक्सिजोम की जब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था ए बेवर ने, ठीक है। प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं जर्मिनेटिंग सेल्स बोल रहे हैं हम लोग इनको। इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं आइसोसिट्रेट, लाइजेट, माल्टेज। स्ट्रक्चर जो होता है लगभग इनके जैसा ही होता है, लगभग इनके जैसा ही होता है, बिल्कुल सेम नहीं होता, लगभग इनके जैसा। सेम ही होता तो फिर अलग डिस्कवरी होती ही क्यों? सेम ही होते तो, ठीक है।
लगभग इनके जैसा ही है, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, फैटी एसिड जो है, ठीक है, फैटी एसिड जो है किस प्रकार से लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पैरोक्सिसोम आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब हम लोग देखते हैं सेल डिवीजन, सेल डिवीजन ये लास्ट टॉपिक है, इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये। इसके बाद हम लोग इसको समराइज कर देंगे, इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। अभी तक मेरे हिसाब से जितना भी टॉपिक करवाया गया है आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को समस्या है तो वो पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर को फिर दोबारा से रिवाइज नहीं करवाया जाएगा। इस चैप्टर को फिर आप लोगों को क्लास में भी करवा दिया है, यहाँ पे भी मोस्टली फर्स्ट लेक्चर जो हुआ था अपना मस्त एंटरटेनमेंट वाला हुआ था, सेकेंड लेक्चर भी हुआ था, थर्ड लेक्चर भी हुआ है, अभी ये मेरे हिसाब से थर्ड या फोर्थ लेक्चर है ये, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स थे लगभग एनसीईआरटी सारी की सारी कवर कर चुके थे पहले ही। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो रहते थे हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग सेल डिवीजन की भी बात करते हैं, सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिसके अंदर पेरेंट सेल होगा, ये वाला जो पेरेंट सेल है ये किसके अंदर डिवाइड होगा, टू डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होगा, ठीक है। ये जो सेल साइकिल है या फिर सेल डिवीजन है ये एक सीरीज है, ठीक है, एक सीरीज है। एक सेल दो में डिवाइड होगा, दो चार में होगा, ये एक सेल से दो हो गया, ये भी अब तो दो में ही होगा, ये भी नीचे वाला भी दो में ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सीरीज है, और जितना ज्यादा एक तरीके से डिवाइड होता चला जाएगा वो जो मेन वाला सेल है इसको तो बोलेंगे हम लोग मदर सेल, ठीक है। और जो डिवाइड होने के बाद जो सेल बचा है उसको हम लोग बना है उसको हम लोग बोलेंगे डॉटर सेल, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डॉटर सेल। तो आपने ये चीजें देखी हैं। अब सेल डिवीजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपने पास माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस के अंदर क्या होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। पहले एक पीएमटी एग्जाम होता था, प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है, उसके अंदर एक जोड़ दो ए, बस ये जो है ये हो जाएगा आपका माइटोसिस के अंदर, ठीक है। बिल्कुल सेम इसके अंदर है मियोसिस 1 और मियोसिस 2, सेम। आपकी अगर कोई सेल डिवीजन की स्टेजेस पूछ ले, कौन सी स्टेजेस हैं भाई सेल डिवीजन की, तो सेल डिवीजन की स्टेजेस है PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। इनके बारे में डिटेल के अंदर आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। हालांकि सेल डिवीजन होता क्या, सेल डिवीजन को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था उसके बारे में जो बताया गया था वो फ्लेमिंग ने बताया था। किसने बताया था, फ्लेमिंग ने। हम लोगों ने वहां पे देखा कि ये जो है फॉर्मेशन ऑफ जो नए सेल्स की जो बॉडी बनती है उसके अंदर हेल्प करता है, दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होगा। इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इक्वेशनल डिवीजन भी बोल सकते हैं। और जेनेटिकली एक और फिजिकली एक तरीके से हम लोग नया सेल जो है वो बना रहे हैं। मतलब एक अगर ये सेल है इसी से ही नया सेल डिवाइड हो रहा है तो सीधी सी बात है इसी के ही इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आएगा, ठीक है। इसी के अंदर जेनेटिकली फिजिकली लगभग सेम ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो भी हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है। माइटोसिस के अंदर, माइटोसिस की हम लोग बात करें यहाँ पे, सोमेटिक सेल, माइटोसिस को क्या बोल रहे हैं, सोमेटिक सेल डिवीजन। इसके अंदर हम लोगों ने देखा इसके अंदर क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वल सेल्स। इक्वेशनल का क्या हो गया, इक्वल सेल्स, एक दो के अंदर है, ये इस प्रकार से दो के अंदर सेल डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जब हम लोग इसके अंदर देखते हैं माइटोसिस जो होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इन एन अडल्ट। अगर जाइगोट बनेगा किसी भी एडल्ट के अंदर उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, माइटोसिस। अब ये मत बोल देना जाइगोट क्या होता है, नालायक हूं, जाइगोट क्या होता है, जब मेल गैमेट प्लस में फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो उस टाइम पे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, फर्स्ट स्टेज, ठीक है, वो क्या होगी, वो जाइगोट की होगी। और यही एक तरीके से माइटोसिस क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। और किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, माइटोसिस। कौन रिस्पॉन्सिबल है, माइटोसिस, ठीक है। इसी की वजह से ही आपके क्रोमोसोम नंबर जो है वो बिल्कुल सेम रहते हैं। जैसे मान लो आपके अंदर तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, आपकी जो औरत आएगी उसके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब दोनों के हो जाने चाहिए 46। अब आगे चल के क्या होगा, फिर से डिवीजन हो जाएगा। आपके बालकों के अंदर एक बालक के अंदर एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम आता है, ठीक है। ये जो कांस्टेंट जो एक तरीके से डिवीजन चलता रहेगा, क्रोमोसोम्स जो एक तरीके से बराबर से बन के चलते रहेंगे, ये जो है ये आपके सेल डिवीजन के अंदर चलते रहेंगे, ठीक है। माइटोसिस जो होता है एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्लांट्स के अंदर भी रिक्वायरमेंट होती है इसकी। और ये एक प्रकार से आपके जो भी डीजनरेट हो चुके हैं टिश्यूज, या फिर ये मान लो तुम लोग गिर गए, मर गए, पड़ गए, ठीक है, उस टाइम पे आपके सेल्स के जो डैमेज होंगे वो दोबारा से जो रिपेयर होंगे वो भी इसके द्वारा ही होंगे, ठीक है, माइटोसिस के द्वारा ही होंगे, ठीक है। अब मियोसिस की बात कर लेते हैं।
मियोसिस को हम लोग बोलते हैं, जैसे उसको क्या बोला था, इक्वेशनल या सोमैटिक सेल डिवीजन। यहाँ पे मियोसिस की बात कर लेते हैं। मियोसिस जो दिया गया था वो दिया था फार्मर एंड मूरे। फार्मर किसान, उसका नाम था रे फार्मर, उसका नाम था फार्मर, ठीक है। जैसे रॉस टेलर नाम का एक प्लेयर होता था ना, न्यूजीलैंड की टीम में होता था, हाँ न्यूजीलैंड की टीम में होता था रॉस टेलर। तो टेलर वो दर्जी वाला टेलर नहीं, उसका सरनेम है टेलर। वहां पे जो जैसे काम करता है ना उसका वैसे सरनेम पड़ जाता है, ठीक है। अब फार्मर और मूरे दो साइंटिस्ट थे, खानदानी रहा होगा फार्मर, तो फार्मर रख लिया है वो, ठीक है। चार हैप्लॉइड से जो डॉटर सेल्स हैं वो यहाँ पे बनेंगे। एक सेल से मतलब कितने डिवाइड होंगे, चार। कितने बन रहे हैं, चार। चार डॉटर सेल्स यहाँ पे बनेंगे, लेकिन दो सिक्वेंशियल साइकिल के अंदर बनेंगे, एक से ही नहीं बनेंगे ये, दो सिक्वेंशियल साइकिल के अंदर बनेंगे। किसमें बनेंगे ये, दो सिक्वेंशियल साइकिल के अंदर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, दो सिक्वेंशियल साइकिल में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे क्या होता है, रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोल रहे हैं हम लोग। उसने सेल डिवाइड करके आपके बॉडी के अंदर भेज दिया। 46 का जो क्रोमोसोम सेट है वो एक तरीके से आप बना के दिया, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन है, गैमेट फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है, आपका रिडक्शनल डिवीजन में भी हेल्प कर रहा है। वो इक्वेशनल डिवीजन था, ये कौन सा रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है। जैसे एक सेल है 23 23 23 23, ये क्रोमोसोम सेट नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है भाई, मियोसिस ही रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स गैमेट दैट आर रिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो गैमेट्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल, यही मियोसिस, ठीक है। और यही एक तरीके से कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ बना के रखता हमेशा। वो जो 46 है ना, 23 में बांट के ही रखेगा, 23 में 46 में होने ही नहीं देगा, वो एक आधा गायब हो जाता है वो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से। वो हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लासेस के अंदर। क्रॉसिंग ओवर की वजह से नया जो एक तरीके से कॉम्बिनेशन ट्रेड्स और वेरिएशन आते हैं। जैसे मतलब मैंने बताया था पेरेंट्स है 23 का पेयर है, यहाँ पे भी 23 का आएगा, तो ये दोनों जब एक तरीके से क्रॉस करवाए जाएंगे तो एक नया दोनों के अंदर से क्या नया ट्रेट या नया वेरिएशन जो होगा वो एक आपको ऑफस्प्रिंग के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक मेन डिफरेंस है, आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस क्या है। लास्ट टॉपिक है ये आज का। अब देखो डिवीजन, ये जो माइटोसिस डिवीजन है ये कहाँ पे होगा, आपके सोमैटिक सेल्स के अंदर, ठीक है। ये कहाँ पे हो रहा है, आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर, ठीक है। ये कहाँ पे हो रहा है, मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर। ये जो एक तरीके से दोनों हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स के अंदर होगा, ये जो है माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स में, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली आपको डिप्लॉइड सेल्स में देखने को मिलेगा। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का समझ में आ रहा है बात, डिप्लॉइड सेल्स और हैप्लॉइड सेल्स। सिंगल अगर गैमेट की बात करता हूँ एन स्टेज, ये क्या हैप्लॉइड है, ये एन स्टेज हैप्लॉइड है। लेकिन मेल और फीमेल दोनों को मिला दिया तो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिप्लॉइड स्टेज मतलब 2n, ठीक है। यहाँ पे कौन सी स्टेज आ जाएगी, 2n, 2n ये जो हो जाएगी ये हो जाएगी डिप्लॉइड स्टेज। अगर मेल गैमेट्स अकेले की मैं बात करता हूँ तो है हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट अकेले की बात कर रहा हूँ तो भी है हैप्लॉइड। लेकिन अगर क्या कहते हैं दोनों के दोनों जो गैमेट्स हैं आपस के अंदर फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट इज देन डिप्लॉइड, ठीक है। तो ये किस में होगा, डिप्लॉइड सेल्स के अंदर होगा, ये हैप्लॉइड सेल्स में हो रहा है, ठीक है। दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है ये, कितने डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा, दो। और ये किसने कितने डॉटर सेल प्रोड्यूस करे थे, दो, ये चार। कितने प्रोड्यूस किए इसने, चार। इसने कितने किए थे, दो, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर जो है डॉटर सेल्स के अंदर सेम एज द मदर सेल, जितने मदर सेल के अंदर उतने ही कितने होंगे आपके क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है डॉटर सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हाफ के अंदर रिड्यूस हो जाएगा। किसमें रिड्यूस हो जाएगा, हाफ के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोम रिचेस द इक्वेटर ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द साइकिल, तो क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पे कहाँ पे पहुंचेंगे, ये आप लोगों के लिए अभी मैं होमवर्क दे देता हूँ क्योंकि आज का लास्ट टॉपिक है। ये आपके क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरीके से किसने सेल डिस्कवर किया था, स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोल रहे हैं हम लोग सेल को, सब्सटेंसेस CO2 O2 जो है किस तरीके से मूव कर रहा है, वाटर कैसे मूव कर रहा है प्लाज्मा में, ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है। एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है, अलग से बुक आती है, एनसीईआरटी ही बनाती है उसको, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देती है उसके अंदर एग्जाम्पलर के अंदर। आप लोगों को वहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सेल इज ए बिल्डिंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अगर है तो एक्सप्लेन करो भाई, ठीक है। स्किन ऑफ योर फिंगर श्रिंक व्हेन यू वॉश क्लोथ्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, भाई उंगलियां कभी कभी धोने का कष्ट मतलब उंगलियां धोने का क्या कपड़े धोने का कष्ट क्या करो, तो जिससे क्या होगा, गंदगी साफ होगी, थोड़ी सी गंदगी मतलब कपड़ों की, मन का मैल नहीं जाएगा, मन का मैल नहीं जाने वाला, कपड़ों का मैल जरूर जाएगा, ठीक है। कपड़ों का मैल जरूर जाएगा, कपड़े धोने चाहिए, जरूरी है,
ठीक है, तो मन का मैल जाने के लिए क्या होगा, आपको मन को शांत करना पड़ेगा। यहाँ पे कपड़ों का मैल निकालने के लिए क्या करना है, आपको घिसना पड़ेगा उनको। घिसोगे तो सीधे कई देर तक घिसोगे, आपकी उंगलियां श्रिंक कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी, श्रिंक कर जाएंगी। ये आपको यहाँ पे बताना है कि कैसे कर जाएंगी, कौन सा एक तरीके से यहाँ पे एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। ठीक है, इफ यू आर प्रोवाइडेड विद सम वेजिटेबल्स टू कुक, you generally add salt in vegetables during cooking process. After adding salt, vegetables release water. What is the mechanism is responsible for this? सब्जियां वगैरह, भाई मैगी भी बनाई होगी आजकल, लड़कियों से पूछा जाता है कि तुमको क्या बनाना आता है, बोला हमको तो मैगी बनानी आती है बहुत अच्छी। जो मैगी जो बनाई जा रही है, तो सीधी सी बात है उसके अंदर कुछ ना कुछ पानी मसाला कुछ तो ऐड किया होगा। वो उसके अंदर जो नमक ऐड किया जा रहा है या पानी ऐड किया, पानी का नमक ऐड किया जा रहा है, वो क्यों ऐड किया जा रहा है? और नमक जब ऐड किया गया तो जो आपकी सब्जियां हैं, जो फिर जो भी मटेरियल है उसके अंदर से क्या हुआ, पानी रिलीज हुआ। ठीक है, क्यों हुआ वो पानी रिलीज, किसकी वजह से, हाइपोटोनिक आइसोटोनिक सोल्यूशन, वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ओनियन पील और आरबीसी को सेपरेटली आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या उनके अंदर होता है, कौन सा बस्ट होगा कौन सा नहीं होगा। बस्ट होते ही तुमको पता लग गया होगा, आरबीसी सेल जो होगा बस्ट होगा, है ना। बिल्कुल, तो आपको हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बारे में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और SCR और RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER और RER पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी। रफ है तो सीधी सी बात है, वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स सरफेस को रफ बना देते हैं, मतलब राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्टरीज बना रहे हैं वहां पे, प्रोटीन बना रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो सीधी सी बात है रफ हो गया। यहाँ पे लिपिड और फैट सिंथेसिस, जो भी सिंथेसिस हो रहा है वो यहीं भी होगा। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे हाउ इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंपॉर्टेंट फॉर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। हाँ, ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एक वर्ड जो है, ये पहले ही मैं सोच रहा था मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस आया क्यों नहीं, आया भी होगा, मेरे याद नहीं है, मैं भूल गया। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब नई जो मेम्ब्रेन बन रही है। ठीक है, नया मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है, वो क्या उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरीके से मैं ये मानता हूं कि रिस्पॉन्सिबल है। अगर है तो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्यों रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ रिस्पॉन्सिबल है वो बताओ, नहीं है तो वो बताओ। ठीक है, और उसका नीट लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल ये आपको दिया ही हुआ है, ये आप लोगों ने क्वेश्चंस कर ही लिए हैं, मेरे हिसाब से बताने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलो फिर हम लोग अभी इसको खत्म करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस वगैरह जो है मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको 3 क्वेश्चंस जो है एक बार ट्राई करने खुद से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा, जिसको नहीं दिख रहा अभी के अभी स्क्रीनशॉट ले लो। हट गया, मैं लो भाई, हट गया हट गया। ठीक है, अब शांति से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो एक तरीके से ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस का मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के सभी क्या करके लेके आएंगे, सभी के सभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके लेके आएंगे। ठीक है, और फिर हम लोग उनको देखेंगे कि अगर किसी क्वेश्चन में समस्या आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे for this attending this lecture. Thank you.